स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के संदर्भ में बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की ओर। और यह टॉपिक आपके हिंदी के सेक्शन से जुड़ा हुआ है। और हिंदी के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छंद का। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि छंद से पिछले वर्ष भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने देखे हुए हैं, पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना भी ज़रूरी है क्योंकि यह आपके हिंदी साहित्य में पद्य के क्षेत्र में पद्य जब आप पढ़ेंगे, पद्य अर्थात कविता पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको छंद की समझ होनी ज़रूरी होती है। क्योंकि छंद के समझ के बाद ही हम कविता का गायन अच्छी तरह से कर सकते हैं, कविता को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज का यह पहला क्लास बेस्ड होगा छंद के ऊपर। और इसमें जो आपके मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उसको हम समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करेंगे इस छंद की क्लास को। और छंद में सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं। तो देखिए, छंद सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि छंद कहते किसे हैं। तो जब भी आप कविता को पढ़ते हैं तो कविता का जो लिखने का तरीका होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 4 पंक्तियाँ एक साथ हैं, फिर 4 पंक्तियाँ एक साथ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसको हम लोग छंद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टैंजा बोलते हैं। जैसे कि आप जब गद्य पढ़ते हैं तो गद्य पढ़ते समय हम लोग इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा जो लिखा हुआ खंड का एक टुकड़ा है, 10 लाइन है या 5 लाइन है, उसको हम लोग पैराग्राफ कहते हैं। हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, और जब हम लोग पद्य को पढ़ते हैं यानी कि कविताओं को पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टैंजा और हिंदी में छंद बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में आप लोगों ने बहुत ही एक सिंपल सा पोएम ले लेते हैं। बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा, सभी लोगों को पता, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये जो लाइनें हुई ये एक छंद कहला गई। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप ऊपर के क्लास की कोई कविता लेंगे, जैसे कि एक क्लास 7 में एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये एक छंद हो गया। ठीक है, इसमें 3 छंद है टोटल। ये पहला छंद हो गया। दूसरा छंद क्या है? चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ये दूसरा छंद हो गया। और आखिरी और तीसरा छंद क्या है? मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये 3 छंद की एक कविता है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। तो इस कविता में एक छोटी सी कविता है और इस कविता के अर्थ में तो हम लोग नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमें समझना है छंद को। तो यहाँ पर देखिए, छंद में जो चीज़ें समझनी है, सबसे पहला समझना है चरण। ठीक है, सबसे पहला जो समझना है वो है चरण। चरण किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया आप लोगों को, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के विंध्य प्यारी को ललचाऊं। तो आप जब कविता को पढ़िएगा तो एक छंद, एक चरण के बाद कॉमा लगा हुआ रहता है। ठीक है, या अगर छोटी कविता है कॉमा भी नहीं भी लगा हुआ है, 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, उसके बाद लाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक चरण कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कबीरदास की एक कविता है, दोहा है, मुख्य रूप से ये तो दोहा है। और आप लोगों ने इस तरह के दोहे कबीरदास जी के बहुत सारे पढ़े हैं, आप लोगों को पता है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ठीक है, अब यहाँ पे यह दोहा है और इस दोहे में आप देखिएगा यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ कॉमा है, यहाँ पूर्ण विराम है। अब ये एक दोहा है। ठीक है, और इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक यह तन विष की बेलरी, ये जो पार्ट है ये आपका चरण कहलाएगा। ठीक है, ये आपका चरण कहलाएगा, चरण 1।
ठीक। उसी प्रकार से गुरु अमृत की खान, ये आपका दूसरा चरण है। शीश दियो जो गुरु मिले, ये आपका तीसरा चरण है। तो भी सस्ता जान, ये आपका चौथा चरण है। इस प्रकार से 4 चरण में ये एक दोहा बना हुआ है, ठीक है। और आप लोग जितने भी दोहे आप लोगों ने पढ़े होंगे वो सभी 4 चरणों से मिलकर के ही बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से ये चीज़ें याद रखनी है। चरण सबसे पहला टॉपिक है, चरण किसे कहते हैं। तो प्रत्येक कविता या कोई भी दोहा हो तो वो कुछ पंक्तियों से मिलकर के बनती है, कुछ शब्दों से मिलकर के बनती हैं, ठीक है। और इन शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसी दोहे के साथ साथ मैं समझाता चलूँगा आप लोगों को, आप समझते चलिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है वर्ण। क्या है, वर्ण है। और वर्ण में क्या समझना है, वर्ण में ये समझना है कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण होता क्या है। क्योंकि छंद में 2 प्रकार के छंद होंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक वार्णिक छंद होता है, दूसरा मात्रिक छंद होता है। तो वर्ण के अनुसार छंद के प्रकार बनते हैं और मात्रा के अनुसार छंद के प्रकार बनते हैं। तो वर्ण और मात्रा ये 2 टॉपिक हैं जिसे आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट चरण मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा पॉइंट है वर्ण। और वर्ण की परिभाषा आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। या ध्वनि की जो मौलिक इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। छंद शास्त्र के अनुसार से वर्ण के 2 प्रकार कौन कौन है। पहला है लघु वर्ण, लघु वर्ण, ठीक है। और लघु वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा अ, हर्षई, हर्षऊ और री। मात्र ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण लघु वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और ये स्वर वर्ण में ये 4 वर्ण लघु वर्ण हो गए। और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे सभी भी लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जितने व्यंजन हैं सभी व्यंजन आप लिख लीजिएगा, सभी व्यंजन जो है वो लघु वर्ण में आएंगे, क से लेकर के ह तक, ठीक है। और अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये जो हर्ष स्वर हैं ये भी लघु वर्ण में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो वर्ण है उसको कहते हैं गुरु वर्ण। क्या कहते हैं, गुरु वर्ण। और गुरु वर्ण में कौन कौन आता है, तो गुरु वर्ण में आएगा आपका आ, दीर्घई, दीर्घ उ, ठीक है। और ए, ओ, औ और अनुस्वार, ठीक है। और अनुस्वार भी, इतने जो हैं ये आपके दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण इसको कहते हैं, ठीक है। तो गुरु वर्ण में ये सारा कुछ आ जाएगा। वर्ण में आप लोगों ने 2 चीज़ों को समझ लिया, लघु और दीर्घ वर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आना चाहिए कि हम वर्णों की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। वर्णों की गणना कैसे करेंगे, गिनती कैसे करेंगे। जैसे कि यह जो पंक्ति है इसमें कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो देखिए य, ह, ये पहला वर्ण हुआ, ये दूसरा वर्ण हो गया, ठीक है। त तीसरा वर्ण हुआ, न चौथा वर्ण हुआ, और वी ये 5वां वर्ण हो गया। इसमें व और हर्षई ये दोनों मिलकर के एक वर्ण बना रहे हैं, ठीक है। इनको आप अलग अलग नहीं करिएगा। मूर्धन्य स्व ये 6ठा वर्ण हो गया, क दीर्घई ये 7वां वर्ण हो गया, ब एकार ये 8वां वर्ण हो गया, ल ये 9वां वर्ण हो गया, और र में दीर्घई ये 10वां वर्ण हो गया। तो ये पहला चरण यहाँ पे जो है, इस चरण में 10 वर्ण हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह से आपको वर्ण को गिनना है। इसके बाद दूसरा चरण में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण दूसरे चरण में है। फिर तीसरा चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9। 9 वर्ण आपके तीसरे चरण में हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्ण आपके चौथे चरण में हैं। जो आधा रहेगा उसको छोड़ देना, आधा की गिनती नहीं होगी, वो दूसरे के साथ चला जाएगा और वो दीर्घ वर्ण बना देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आकार यहाँ लगा हुआ है तो दीर्घ वर्ण बन गया। अब इसमें देखिए यहाँ पहले चरण में 10 वर्ण है, दूसरे चरण में 8 वर्ण है, तीसरे चरण में 9 वर्ण है और चौथे चरण में 6 वर्ण है। ये वर्ण के अनुसार से हम लोगों ने यहाँ पे गिना तो ये निकल करके आया। ठीक है, अब इसके बाद मात्रा के अनुसार से गिनते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, तीसरा टॉपिक में लिखिएगा मात्रा। तो मात्रा में देखिए, मात्रा जब एक वर्ण का उच्चारण होता है तो उस उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, वर्णों के उच्चारण में लगा समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है कि मात्रा की गिनती कैसे होगी और मात्रा के प्रकार कितने होते हैं। तो चूंकि वर्ण के 2 प्रकार हैं, लघु और गुरु, तो उसी प्रकार से मात्रा के भी 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है लघु, ठीक है, और दूसरा है दीर्घ या गुरु। गुरु ही लिखेंगे, लघु और गुरु। लघु मात्रा को सूचित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक लाइन इस तरह से खींची जाती है। ठीक है, और गुरु को व्यक्त करने के लिए ये 5 की तरह दिखने वाला एक चिन्ह होता है, इसको गुरु वर्ण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संकेत में ये लिखा जाता है। अब देखिए मात्रा में गिनेंगे तो मैं आपको सिंपल वे में ले चलता हूँ, अभी हार्ड वे में समझिएगा थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो एकदम सिंपल वे में आते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो अक्षर वाले, 2 वर्ण वाले शब्द लेते हैं। ठीक है, चल चल, हल हल, मत मत, खत खत, एकदम बच्चा वाला विधि से समझिए। अब यहाँ देखिए च एक वर्ण है, ल एक वर्ण है और दोनों में मात्राएं एक एक हैं। ठीक है, और दोनों ही लघु मात्राएं हैं। ठीक है, दोनों में लघु मात्राएं हैं, लघु वर्ण है। ठीक, लघु वर्ण और लघु मात्रा। ठीक, तो इसका जो चिन्ह हम व्यक्त करेंगे इस तरह से, ऊपर में जनरली व्यक्त किया जाता है, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ऊपर में जनरली इस तरह से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे म त, ये एक लघु वर्ण और दूसरा लघु वर्ण, इन दोनों की मात्रा है। ख त, ह ल, इस तरह से। अब 3 अक्षर वाले में आ जाइए, चहल चहल, पहल पहल। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 लघु मात्राएं इनमें हैं। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं आकार वाले वर्ण में, राम। अब देखिए रा, यहाँ पहला जो वर्ण है वो है रा। ठीक, रा, तो ये दीर्घ वर्ण है। ये कैसा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है। और दीर्घ वर्ण क्यों है, क्योंकि इसके साथ आकार की मात्रा जुड़ी हुई है और आकार क्या है, दीर्घ वर्ण में आता है। ठीक, तो यहाँ पर राम में ये सिंबल लगेगा और म में ये सिंबल लगेगा, यानी कि यहाँ मात्राओं की संख्या 3 है। मात्राओं की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, 2 और 1, इसका जो वैल्यू होता है 2 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 1 3 मात्राएं हो गई। अब लेते हैं किताब। ठीक, किताब। अब यहाँ देखिए क में हर्षई है और जहाँ हर्षई रहेगा वो लघु वर्ण हो जाएगा। त में आकार है, जहाँ आकार रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। और ब ये लघु वर्ण है, तो 1 और 2 3, 3 1 4, किताब में 4 मात्राएं हैं। किताब में कितनी मात्राएं हैं, तो 4 मात्राएं हैं। अब कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सुंदर। ठीक है, सुंदर। अब यहाँ देखिए स में हर्षऊ हो गया, तो हर्षऊ यानी कि लघु वर्ण, और लघु वर्ण के लिए ये वाला सिंबल पड़ेगा 1 मात्रा वाला।
और यहाँ न और द संयुक्त है। संयुक्त अक्षर में आधे वर्ण का कोई वैल्यू नहीं होता है। द इसका एक वैल्यू होगा, ठीक है, और र इसका भी एक वैल्यू होगा। तो यानी कि इसमें 3 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? तो 3 मात्राएं हैं। चलिए इसके कुछ नियम की ओर हम ले चलते हैं आपको, और फटाफट से इसके नियम को समझ लेते हैं। कुछ नियम भी मैंने यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। तो उस नियम को थोड़ा सा फटाफट से निकाल लेते हैं। वर्ण की गणना। तो वर्ण की गणना कैसे होती है इसको समझिएगा। चलिए वर्णिक भार की गणना अब यहाँ से समझेंगे इसको। यहाँ देखिए सबसे पहला है यहाँ पर कि हर्ष स्वरों की मात्रा 1 होती है, जिसे लघु कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री, इसकी मात्रा 1 है। लघु को 1 या ये जो सीधी लाइन वाली चिन्ह है या फिर ल से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। दीर्घ स्वरों की मात्रा 2 होती है। दीर्घ स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 2 होती है, जिसे गुरु कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ओ और औ की मात्रा 2 है। गुरु को 2 या ये इस सिंबल से या फिर ग से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद व्यंजनों की मात्रा, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनकी मात्रा 1 ही होती है, ठीक है। अब देखिए वास्तव में व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ ही संभव है, इसलिए उसी रूप में यहाँ लिखा गया है। अन्यथा क, ख, ग आदि को व्यंजन कहते हैं। इनमें आकार मिलाने से क, ख, ग आदि बनते हैं जो उच्चारण योग्य होते हैं। व्यंजन में हर्ष, हर्षई, हर्षऊ, री की मात्रा लगने पर उसका मात्रा भार 1 ही रहता है, वह लघु वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जब व्यंजन में दीर्घ स्वर आ जाएगा तो वह दीर्घ या गुरु वर्ण हो जाएगा। तो जब गुरु वर्ण हो जाएगा तो उसका मात्रा भार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए किसी भी वर्ण में अनुनासिक लगने से, अनुनासिक किसको कहते हैं? चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक लगने से मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम रंग में र पर चंद्र बिंदु देंगे तो उसकी मात्रा 1 ही होगी। चांद में चंद्र बिंदु पड़ा और यहाँ आकार लगा हुआ है तो ये गुरु वर्ण हो गया, तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा होगी वो 2 होगी। उसी प्रकार से माँ है तो माँ में आकार की मात्रा है और ये गुरु वर्ण हो जाता है, इसलिए इसकी भी मात्रा 2 है, ठीक है। इसके बाद है कि लघु वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगने से उसका मात्रा भार 2 हो जाता है। जब भी किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार अगर प्रयोग में रहेगा तो उसका मात्रा भार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अन को भी याद रखिएगा, अन की मात्रा भी 2 होती है, अन का मात्रा भार 2 होता है, ठीक है। गुरु वर्ण पर अनुस्वार लगाने से उसके मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर गुरु वर्ण है और उसमें अनुस्वार लगा दिए तो वो 3 नहीं हो जाएगा, उसकी गणना हम 2 ही करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए नहीं में ह में दीर्घई है, ऊपर में अनुस्वार है तो उसकी मात्रा भार 2 ही रहेगी, 3 नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि कुछ विद्वान इसे अनुनासिक मानते हैं लेकिन मात्रा भार यही मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए संयुक्ताक्षर आ गया। संयुक्ताक्षर का मात्रा भार 1 होता है क्योंकि यह लघु वर्ण होता है। जैसे स्वर, तो स और वो संयुक्त है, इसका मात्रा भार 1 होगा। प्रभा, तो प और र यहाँ पे संयुक्त है, इसका मात्रा भार 1 होगा। श्रम, इसका मात्रा भार भी 1 ही होगा। च्यवन, यहाँ भी मात्रा भार 1 ही होगा। अब इसमें देखिए कि संयुक्ताक्षर में हर्ष मात्रा लगने से उसका मात्रा भार 1 ही रहता है। जैसे प्रिया, अब यहाँ पर प्र और हर्षई आ गया तो हर्षई के आने से भी ये लघु वर्ण ही रहेगा और इसीलिए इसका जो मात्रा भार होगा वो 1 ही रहेगा, ठीक है। क्रिया, इसमें भी वही स्थिति है। द्रुम, च्युत, श्रुति, अस्मित,
इन सभी में मात्रा भार एक ही होगा। अब इसके बाद देखिए, संयुक्ताक्षर में अगर दीर्घ मात्रा लग जाए तो उसका मात्रा भार 2 हो जाता है, क्योंकि वो गुरु वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब भी दीर्घई या दीर्घ मात्रा आ जाएगा, जैसे भ्राता, भ्रा आ गया, और आ आने से ये गुरु वर्ण हो गया, और गुरु वर्ण की मात्रा 2 होती है। ठीक है। श्याम, या में आकार की मात्रा आ गई, इसका मात्रा भार 2 हो गया। स्नेह, यहाँ भी यही स्थिति है। संयुक्ताक्षर से पहले वाले लघु वर्ण का मात्रा भार 2 हो जाता है। संयुक्ताक्षर से अगर पहले कोई भी वर्ण है, अगर वो लघु वर्ण है तो उसका मात्रा भार 2 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ नम्र है तो म और र, यहाँ पे ये संयुक्त है और इसके पहले का अक्षर है न, तो न का मात्रा भार यहाँ 2 हो जाएगा। न का मात्रा भार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सत्य, तो त और य संयुक्त है, तो इसके पहले का जो वर्ण है उसका मात्रा भार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विख्यात, तो ख य संयुक्त है, इसके पहले वी है। अब यहाँ देखिएगा कि सर वी में तो हर्ष ही लगा हुआ है, तो इसका मात्रा भार 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्ताक्षर है, इसलिए इसका मात्रा भार 2 होगा। ठीक है। तो जब भी किसी वर्ण के आगे कोई संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है तो वह वर्ण भले ही लघु होगा, लेकिन उसका मात्रा भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है। अच्छा, इसके बाद है संयुक्ताक्षर के पहले वाले गुरु वर्ण के मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। संयुक्ताक्षर के पहले वाले गुरु वर्ण के मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब गुरु वर्ण है ही तो उसकी मात्रा ऑलरेडी 2 है, तो उसमें क्या अंतर होगा? अब यहाँ पर देखिए, संयुक्ताक्षर संबंधी नियम 12 के कुछ अपवाद भी हैं, जिसका आधार पारंपरिक उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण नहीं है। जैसे तुम्हें, तुम्हारा। अब तुम्हें है तो यहाँ पर म ह संयुक्त है, लेकिन त को एक ही मात्रा भार दिया गया है, 2 नहीं दिया गया है, क्योंकि जब तुम्हें बोलते हैं तो तू जो है वो तुरंत निकल जाता है। ठीक है, तुरंत निकल जाता है। वहीं नम्र जब बोलते हैं तो न का उच्चारण का समय जो है ज़्यादा होता है। यहाँ मुख्य जो खेल है वो है मात्रा के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, चूँकि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि मात्रा क्या है, तो जब वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। और समय देखा जाता है कि समय अगर 1 मात्रा का समय लग रहा है तो उसका जो मात्रा भार होता है वो 1 होता है। अगर 2 मात्रा का समय लग रहा है तो वहाँ पे मात्रा भार 2 कर दिया जाता है, और उसको दीर्घ या गुरु वर्ण कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ समझना है, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इन सब में त हर्षऊ जो है इसका मात्रा भार 1 होगा। इसी प्रकार है जिन्हें, जिन्होंने, कुम्हार, कन्हैया, मल्हार, इनमें जब पहला अक्षर आया, पहला वर्ण आया, तो उसके उच्चारण के लिए एक ही मात्रा का टाइम लग रहा है, इसीलिए 1 मात्रा भार इसको दिया गया है। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए अपवाद की व्याख्या भी की गई है कि इन अपवादों में संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती अक्षर सदैव ऐसा व्यंजन होता है जिसका ह के साथ योग करके कोई नया अक्षर हिंदी वर्णमाला में नहीं बनाया गया है। इसलिए जब इस पूर्ववर्ती व्यंजन का ह के साथ योग कर कोई संयुक्ताक्षर बनता है तो उसका व्यवहार संयुक्ताक्षर जैसा ना होकर के एक नए वर्ण के जैसा हो जाता है, और इसलिए उस पर संयुक्ताक्षर के नियम लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए न, म, ल का ह के साथ योग करने से बनने वाला संयुक्ताक्षर म, न, ल एक वर्ण जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे उनके पहले आने वाले लघु का भार 2 नहीं होता अपितु 1 ही रहता है। ठीक है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी वर्णमाला के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में पहले व्यंजन में ह का योग करने से दूसरा व्यंजन तथा तीसरे व्यंजन में ह का योग करने से चौथा व्यंजन बनता है। जैसे देखिए कि क में ह जोड़ा गया तो ख हो गया, ग में ह जोड़ा गया तो घ हो गया, उसी प्रकार से च में ह जोड़ा गया तो छ हो गया, और ज में ह जोड़ा गया तो झ हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन कहता है कि न और ह, न
म और ह, मह, ल, ह, लह। कोई नया वर्ण नहीं, तथापि व्यवहार नए वर्ण जैसा है, इसीलिए ये अपवाद है यहाँ पर संयुक्ताक्षर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मात्रा को कैसे हम गिनेंगे, वर्ण का भार कैसे लेंगे, इसकी समझ हो गई होगी। अब चलेंगे आगे, बढ़ेंगे टॉपिक में, और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें समझ ली हैं। चरण समझ लिया, ठीक है, चरण समझ लिए हैं। और चरण के बाद हम लोगों ने वर्ण समझ लिया। वर्ण के बाद मात्रा को समझ लिया। अब मात्रा के बाद क्या समझना है, मात्रा के बाद समझना है यति। यति क्या होता है? तो यति यानी कि पहले चरण, जितने भी चरण होंगे किसी भी कविता में, तो चरण के बाद अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम होता है। और इस अल्प विराम को ही यति कहते हैं। यति किसे कहते हैं? तो यति यानी कि अल्प विराम। यति का मतलब क्या होता है? अल्प विराम से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यति का मतलब क्या हुआ? अल्प विराम। प्रत्येक चरण के बाद कुछ क्षण के लिए रुकना होता है, और ये जो रुकना होता है इसे अल्प विराम के रूप में सूचित करते हैं, जिसको यति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यति के बाद समझना है गति। यति के बाद क्या समझना है? गति। अब देखिए, प्रत्येक कविता का एक अपना टोन होता है। जैसे कि आप लोगों ने कबीरदास के दोहे सुने होंगे, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये इस तरह से टोन में चला, तो ये जो टोन आया हमारा, इसी को हम गति कहेंगे। ठीक है, यानी कि उचित आरोह अवरोह, उचित लय के साथ, उचित ताल के साथ किसी कविता का गायन किया जाता है। इंग्लिश में इसको रेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, रेसिटेशन कहते हैं, यानी कि उचित लय के साथ कविता का गायन करना, ये गति कहलाती है। गति के बाद एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है क्रम। अब देखिए, क्रम क्या होता है? तो किसी भी कविता का लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, एक पैटर्न होता है। उसी पैटर्न में कविताएं आगे बढ़ती हैं, तो उनके चरण को एक क्रम के अनुसार से लिखा जाता है। ठीक है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो उतना अच्छा अर्थ नहीं बनेगा, और कविता को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक कविता को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्रम में इस चीज़ को समझना है कि क्रम का मतलब क्या हुआ, कि किसी भी कोई भी कविता जो है वह एक क्रम में लिखी जाती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक बच गया है? इसके बाद आपका बचा हुआ है तुक। तो तुक में क्या है? तुक का मतलब क्या होता है? तो तुक का मतलब होता है कि जब भी आप कविताओं की पंक्तियों को देखते हैं, तो उनके अंत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अंतिम जो वर्ड है, अंतिम जो शब्द है वो है खान, और दूसरे पंक्ति की अंतिम जो शब्द है वो है जान। अब यहाँ देखिए, खान जान, एक तुक मिल रहा है। ठीक है, एक जैसे शब्द हैं, इसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं, और हिंदी में तुकांत शब्द बोलते हैं। खान जान, आन आन दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो इस प्रकार के शब्दों को ही तुकांत कहते हैं। और इसके अनुसार से कविताओं के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है तुकांत कविताएं, और दूसरा होता है अतुकांत कविताएं, जिनमें तुकबंदी नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट में बचा हुआ है, गण का। तो आइए गण को समझ लेते हैं, और गण को समझने के लिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, गण क्या होता है?
तो गण मुख्य रूप से वर्णों के समूह को कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, गण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 दीर्घ वर्ण और 1 लघु वर्ण हो सकता है। 1 लघु 1 दीर्घ 1 लघु ऐसे भी हो सकता है। 3 लगातार दीर्घ वर्ण भी हो सकते हैं, 3 लगातार लघु वर्ण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न के अनुसार से 3 वर्णों के जो समूह होते हैं उनको हम गण कहते हैं, और गणों की संख्या 8 है। और ये 8 गण कौन कौन से हैं, इनको याद रखने के लिए लिख लेते हैं। य गण, र गण, 1 मिनट, पहले र गण नहीं आएगा, य गण के बाद म गण, उसके बाद त गण, उसके बाद र गण, उसके बाद ज गण, उसके बाद भ गण, उसके बाद न गण, और उसके बाद स गण। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये टोटल आपके 8 गणों की संख्या हो गई। और इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, और इसी ट्रिक से याद रखा जाता है इसको, और वो ट्रिक है य माता राज भानस लगा। ये ट्रिक याद रखिएगा और आपको 8 गणों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे? य से यगन, म से मगन, त से तगन, र से रगन, ज से जगन, भ से भगन, न से नगन और स से सगन। ठीक है, तो इस विधि से आपको याद रखना है। य माता राज भानस लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके छंद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, बेसिक आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स थे, वो आपके आज के इस क्लास में क्लियर हो गए। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम छंद के प्रकार पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से छंदों को समझेंगे। ठीक है, तो इसके दूसरे पार्ट में भी पूरे अच्छे से वॉच कीजिएगा, तब जा करके आपको छंद की अच्छी समझ हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।